Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months, and this is our second lecture in which we will solve questions of exercise 1.1. पिछले वीडियो में हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम सीखे थे, उसका इंट्रोडक्शन देखे थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। पिछला वीडियो इंट्रोडक्शन में ही 22 मिनट का हो गया था, इसलिए उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके कुछ एचसीएफ निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, 35 एंड 225, इसका एचसीएफ निकालना है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लगाएंगे तब लगाना हो तब भी पहले हम इसको रफ में सोल्व कर लेंगे। इससे क्या होता है, इक्वेशन को लिखना आसान होता है। कुछ लोग डायरेक्ट सोल्व करके आंसर दे देने के लिए बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, इसको रफ में सोल्व करना है और उसके बाद इक्वेशन को एज इट इज लिखना है जैसा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में बताया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रफ में सोल्व करेंगे। चलिए इसको लिखते हैं, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन। अब यहाँ पे क्या है, इसको सोल्व करना है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम को यूज करके, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जब सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा रहे हैं सोल्व करने के लिए। टोटल जब सोल्व हो जाएगा तो वो थ्योरम के थ्रू सोल्व हुआ कहलाएगा, लेकिन फर्स्ट स्टेप पे जो हम लगाएंगे वो लेमा लगा रहे हैं या थ्योरम कह लो। तो इसको हम क्या करेंगे, 135, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे इस तरह से डिवीजन मेथड से, 225। सबसे पहले एक बार में लग जाएगा 135, ये बच गया 0, ये बच गया 9, ये हो गया 0। अब क्या करते हैं, इसको फिर से हम बना लेते हैं डिवाइजर, जो रिमाइंडर बचता है उसको डिवाइजर बना लेते हैं और यहाँ जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना लेते हैं। ये एक बार में फिर से हो गया 90, ये हो गया 45, फिर से रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फिर से इसको हम डिवाइजर बना लेंगे और इस 90 को यहाँ लेके आ जाएंगे। अब ये 2 टाइम्स में 90 हो गया, ये 0। अब यहाँ पे सिंस ये 0 हो गया है इसलिए ये हमारा 45 आंसर होगा। अब लिखने के लिए कैसे मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में इसको लिखना है, सेकेंड स्टेज में इसको लिखना है, थर्ड स्टेज में इसको लिखना है। तो इस तरह से हमारा 3 स्टेप बनेगा। अब हम इसको लिखते हैं, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हम क्या लिखेंगे, 225 जो बड़ा नंबर होता है उसको हम आगे ए मानते हैं और छोटा नंबर होता है उसको बी मानते हैं। 135 इंटू कोसेंट क्या होगा हमारा, कोसेंट हमारा 1 आया। कोसेंट को हमने राइट साइड लिखा है, कुछ लोग इसको ऊपर भी लिखते हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। अब ये 135 इंटू 1 प्लस में रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 90। अब हम क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं है, सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0 सो अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या थ्योरम। तो अब क्या सेकेंड स्टेप में क्या है, 135 डिविडेंड इक्वल टू 135 इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर। यहाँ सेकेंड में क्या है, सेकेंड स्टेप में सेकेंड सर्कल में 90 डिवाइजर है, उसका कोसेंट 1 है प्लस रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पे 45, ये कर दिया। फिर से हम क्या देख रहे हैं, अगेन r इज नॉट इक्वल टू 0 सो अगेन अप्लाई EDL। ठीक है, अब क्या है, सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या है, हम इसको लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिविडेंड है 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिवाइजर इंटू कोसेंट 2, 45 डिवाइजर हो गया, कोसेंट 2 हो गया, प्लस रिमाइंडर 0 हो गया। अब रिमाइंडर 0 हो गया है, सिंस रिमाइंडर इज 0 सो HCF इक्वल टू डिवाइजर यहाँ पे जो है दैट इज 45, ये हमारा हो गया आंसर HCF। इस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है,
आई होप कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर जो कन्फ्यूजन होगा तो मैं अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना, मैं उसको फिर से नेक्स्ट वीडियो में फिर से बता दूंगा। अब यहाँ पे आप गौर करो, क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। जो चीज़ हमें थ्योरम में अगर हम इसको नहीं लिखते तो डायरेक्ट जो होना था वो चीज़ यहाँ पे है, बस बनाने के लिए सोल्व करने के लिए सोल्व हो चुका। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 135 था, यहाँ पे जो डिवाइजर था, नेक्स्ट टर्म में क्या बन गया, डिविडेंड, और जो रिमाइंडर बचा था वो बन जाता है डिवाइजर, वो यहाँ आ जाता है 90। फिर से यहाँ क्या होता है, जो 90 सेकेंड टर्म में जो हमारा डिवाइजर था, थर्ड टर्म का डिविडेंड बन गया, और सेकेंड टर्म का जो रिमाइंडर था वो थर्ड टर्म का बन जाता है डिवाइजर। और जहाँ पे रिमाइंडर का वैल्यू 0 हो गया, वहाँ का जो डिवाइजर होगा वो हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। अब हम इसको सोल्व करेंगे अगेन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगा के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाइंग, शॉर्ट में हम यहाँ लिख ले रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसको हम रफ में सबसे पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि रफ में सॉल्व करने के बाद इसका इक्वेशन लिखना आसान हो जाता है। तो इसको हम डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। 196 को 38220। अब क्या है, इसमें एक साथ तो पूरा डिवाइड हम नहीं कर सकते डिवाइड, तो जैसे होगा वैसे एक बार इसका डिवीजन करते हैं, उसके बाद हम जैसे HCF के लिए सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। ये एक बार में तो लग जाएगा 196, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, ये हो गया 186। ये लग जाएगा 9 बार, 9 छक 4 बाकी 5 6, ये इतना हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये हो गया 0। इसको नीचे लेके आ जाएंगे, अभी कितना बार लग जाएगा, ये पूरी तरह से 0 हो जा रहा है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक बार में लगाने पर ही इसका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, डिविडेंड इक्वल टू जो बड़ा नंबर है 38220 इक्वल टू डिवाइजर 196 इंटू कोसेंट कितना हो गया 195 प्लस 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, सिंस r इक्वल टू 0 सो डिवाइजर इक्वल टू 196 इक्वल टू HCF। हमारा अगर यहाँ पे जो a इक्वल टू बी इंटू कोसेंट प्लस r होता है तो b जो होता है वही HCF हो जाता है, इसलिए HCF इक्वल टू आ गया हमारा 196 आंसर। इस तरह से अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में 867 एंड 255 इन दोनों का HCF निकालना है। तो कभी भी बड़ा नंबर आगे है या पीछे है इससे फर्क नहीं पड़ता HCF निकालने के लिए, ऑर्डर दोनों का कोई आगे है या कोई पीछे है। बड़े नंबर में ही हम डिवाइड करते हैं छोटे नंबर से, और या बड़े नंबर को A मानते हैं छोटे नंबर को B मानते हैं, हमेशा ऐसा ही करेंगे। तो क्या करेंगे, अप्लाई UDL। अब इसके लिए पहले हम रफ में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इसमें 255 डिवाइजर बना लिया और 867 डिविडेंड, ये 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, कितना हो गया 3 5 15, 3 5 15 16 7 इतना। अब क्या है, इसको माइनस कर दिया 2 0 1। अब क्या है, इसको हम फिर से बना लेंगे, जो हमारा रिमाइंडर बचा इसको बना लेंगे हम डिवाइजर, और यहाँ जो था इसको हम यहाँ लेके आ जाते हैं 255। इसको 2 बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 204 माइनस कर लिया 1 5। अब क्या है, ये फिर से रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, अभी 51 है, इसको लेके यहाँ आ जाएंगे 102, 2 टाइम्स में हो गया 102, रिमाइंडर हो गया 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा 0 हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास कितना टर्म बन गया, 3 टर्म। हमेशा डिविडेंड को और डिवाइजर कोसेंट रिमाइंडर तीनों को लेना है, चारों को लेना है हमेशा हर बॉक्स में। इसमें क्या है, ये डिविडेंड, ये कोसेंट, सॉरी ये डिवाइजर, ये कोसेंट और ये रिमाइंडर, और थर्ड वाले में ये हो गया। इस तरह से 3 हमारा बनेगा इसका स्टेप। इसमें अब अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये हमारा A है, 867 इक्वल टू क्या लिखेंगे 255 इंटू 3, डिवाइजर को पहले लिखते हैं 255
इंटू कोसेंट प्लस यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया था 102। अब क्या लिखेंगे, सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन अप्लाई ईडीएल। अब सिर्फ फिर से अप्लाई करेंगे, लेकिन किस पे करेंगे, अब सेकेंड वाले टर्म इस पे अप्लाई करेंगे। ए इसको बनाएंगे अब हम 255, या तो यहाँ से देख लो, डिविडेंड 255 इक्वल टू डिवाइजर 102 इंटू कोसेंट हो गया 2 प्लस रिमाइंडर हो गया 51। ठीक है, अब अगेन क्या हम देख रहे हैं, फिर से r 0 नहीं है, अगेन अप्लाई, फिर से अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म लेंगे अब ये, तो यहाँ पे क्या है, डिविडेंड 102 इक्वल टू डिवाइजर 51 इंटू डिविडेंड इंटू कोसेंट 2, डिविडेंड 102 डिवाइजर 51 कोसेंट 2 प्लस रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे क्या है, r इक्वल टू 0, इसलिए HCF क्या हो जाएगा, ये 51, ये जो डिवाइजर है ये अपना हो गया आंसर। इस तरह से अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन का तीनों पार्ट हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होता है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 वाले फॉर्म में होता है, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए क्या है, बहुत सारे लोग इसमें शो नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करके शो कर दे रहे हैं कि ये ऑड नंबर है, लेकिन इस तरह से शो नहीं किया जाता। इस तरह से तो हम एग्जाम्पल देते हैं किसी चीज़ का। अगर कोई चीज़ को प्रूव करना है तो थ्योरेटिकली प्रूव करना होगा, और उसमें जो थ्योरम लगता है या किसी चीज़ का जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन पे सटीक बैठना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो प्रूव हो गया है, और उसके बाद हम चाहे तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते कि क्यू का वैल्यू 1 रख लेंगे, उसके बाद एक ऑड नंबर आ गया, क्यू का वैल्यू 2 रख लिया, फिर से एक ऑड आ गया, ऐसे नहीं कर सकते। ये तो एग्जाम्पल देना हुआ, प्रूव करना ऐसे नहीं होता। और ऐसे अगर प्रूव करना होगा तो वो लोअर क्लास में होगा, क्लास 5th 6th तक होगा। आपके क्लास में ऐसा नहीं कर सकते। आपके क्लास में आपको डिफिनीशन से प्रूव करना पड़ेगा कि ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। उस डिफिनीशन पे जब सटीक बैठेगा तभी हम मानेंगे कि वो प्रूव हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लगाना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दो इंटीजर a और b है। एक a है और एक b है। b इक्वल टू हम मान लेते हैं 6। b इक्वल टू हम 6 क्यों मान रहे हैं, ये चीज़ सोचने वाली बात है। वो इसलिए हम b इक्वल टू 6 मानते हैं क्योंकि हमें शो क्या करना है, शो करना है कि ये जो है नंबर, जो ऑड नंबर होता है वो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में होता है, ये शो करना है। तो हम यहाँ पे क्या गौर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो 6 क्यूब प्लस 5 है, ठीक है, ये 5 क्या है, एज ए रिमाइंडर के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है किसी नंबर का, तो रिमाइंडर 5 है। और हम जानते हैं कि ये जो यूक्लिड थ्योरम है उसमें क्या है, a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर है, और r का वैल्यू v से कम होता है। तो r का वैल्यू अगर जो 5 है तो b का वैल्यू 5 से ज़्यादा होना चाहिए, 6 होना चाहिए, इसलिए हम b यहाँ पे 6 मानते हैं। ठीक है, अब क्या है, इस बात को ध्यान रखना कि b इक्वल टू 6 क्यों मान रहे हैं। अब अगर जो हम इसको ऐसे मान लेते हैं, a इंटीजर और b इक्वल टू 6 मान लेते हैं, b भी इंटीजर है, तो यूक्लिड डिवीजन यूडीएल से क्या हो जाएगा, ये a इक्वल टू हम लिख सकते हैं b इंटू कोसेंट प्लस r लिख सकते हैं। इस तरह के फॉर्म में हम लिखेंगे। कंडीशन क्या होगा, r का वैल्यू b से कम होगा और 0 से बड़ा होगा और इक्वल हो सकता है। तब अगर हम ऐसा इस फॉर्म में लिखें तो हम a इक्वल टू क्या क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू एक तो हो जाएगा, b का वैल्यू हमने 6 माना है तो 6 क्यू प्लस r इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से यहाँ तक r का वैल्यू हम रख सकते हैं 6 क्यू प्लस 0। a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस 1, क्योंकि r इक्वल टू 0 से b तक है। अब b का वैल्यू क्या हमने मान लिया है, b का वैल्यू हमने 6 माना है, इसलिए फिर a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस 2, क्योंकि रिमाइंडर का वैल्यू
b से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा, तो एक बार हमने रिमाइंडर का वैल्यू 0 रखा, एक बार 1 रखा, एक बार 2 रखा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, r लेस देन 6 होना चाहिए, ग्रेटर एन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये सारा इक्वेशन लिख रहे हैं। अब क्या होगा, a इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं 6³ + 3, ऐसे भी लिख सकते हैं 6³ + 4, a इक्वल टू लिख सकते हैं 6³ + 5, और a इक्वल टू 6³ + 6 नहीं लिख सकते क्योंकि b हमने 6 एज्यूम कर लिया। सिंस b एज्यूम कर लिया है 6, तो r का वैल्यू 6 से कम होगा। इस तरह से हमारे पास टोटल 6 टाइप के इक्वेशन बन सकते हैं। अब हम इन इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे कि अगर जो a इक्वल टू हम एक इंटीजर a और दूसरा इंटीजर 6 मान लें तो इतने नंबर्स बन रहे हैं, और अब ये नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं या इवन नंबर्स हैं, ये अब हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम 6³ को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3³ अब कोई सोचेगा कि हम 2 × 3³ क्यों लिख रहे हैं, तो ये चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए कि हमें प्रूव क्या करना है, ऑड और इवन। तो ऑड और इवन प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑड इवन के प्रॉपर्टी को हमें जानना होगा। और ऑड इवन कहते किसको हैं, एक नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होता है उसको हम इवन नंबर कहते हैं, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसको हम ऑड कहते हैं। तो क्या होता है, कोई भी इवन नंबर जो होता है, इवन नंबर 2n फॉर्म का होता है। 2n फॉर्म मतलब 2 × कोई इंटीजर। अब क्या है, अगर जो 2n में हम देखना चाहें कि सच में इवन है कि नहीं, तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, n। तो 2n में जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरह से डिविजिबल है और इसका वैल्यू n आता है। n एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो, n मान लो या k मान लो 2 के फॉर्म का, तो ये हम कह सकते हैं कि इवन नंबर 2n फॉर्म का होता है। क्यों, क्योंकि इवन को 2 से पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, और 2n को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता है इंटीजर का, एक इंटीजर आ जाता है। इसलिए हमें 2n फॉर्म में बदलने के लिए 2 × समथिंग के फॉर्म में हम इसको लिखना चाह रहे हैं। और ऑड क्या होता है, ऑड हमेशा 2n + 1 फॉर्म में होता है। क्यों, क्योंकि 2n अगर जो इवन है तो उसमें अगर हम एक ऐड कर दें तो वो ऑड बन जाता है। तो कोई भी नंबर अगर जो इस फॉर्म में बन जाता है तो वो ऑड नंबर होता है। अब हम इन नंबर्स को देखना चाह रहे हैं कि ये आखिर इस फॉर्म में चेंज हो पाता है, 2n फॉर्म में चेंज हो पाता है या 2n + 1 फॉर्म में चेंज हो पाता है। तो जो नंबर 2n फॉर्म में चेंज होगा वो सारा इवन नंबर होगा, और जो नंबर 2n + 1 फॉर्म में चेंज होगा वो ऑड नंबर होगा। तो हमें देखना होगा कि इसमें से कौन कौन सा ऑड नंबर है। इसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ इतने नंबर्स बने, अब इसमें से हम चेक कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 2 × 3³ इसको हम लिख सकते हैं 3q क्या है, q अगर जो एक इंटीजर हम कोई भी कोसेंट है, यूनिक इंटीजर, जो हमारा इस थ्योरम में कह रहा है कि a और b के लिए हमेशा एक दो यूनिक नंबर्स होता है q और r। तो q यूनिक नंबर है और यूनिक इंटीजर है, तो ये अगर जो यूनिक इंटीजर है तो 3 × q भी एक इंटीजर होगा, यानी कि 2 × कोई इंटीजर है। तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स, इसको n मान लेते हैं हम, 2n लिख लेते हैं, इसको हमने n एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 2 × इसको लिख सकते हैं 6q को 3q + 1। अब इसको हम अगर n एज्यूम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2n + 1 हो जाएगा। ये 2 × ये n हो गया, +1 के फॉर्म में ये चेंज हो गया। इसको हम क्या करते हैं, इसमें से दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 3q + 1। अब इसको देखना है कि ये किस फॉर्म में चेंज हुआ है, ये भी 2n फॉर्म में चेंज हुआ। कैसे, 2 ये पूरा टर्म n होगा। कैसे, अगर जो q का वैल्यू कुछ भी हम सोचें उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दे तो वो फिर से एक इंटीजर बनेगा, तो ये भी 2n फॉर्म हो गया। इसको हम देखेंगे कि ये कौन सा फॉर्म चेंज हुआ है। इसमें से क्या करेंगे, इसमें से डायरेक्ट हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि हमें कॉमन में आगे 2 चाहिए। इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं लेकिन 3 नहीं चाहिए, क्योंकि हमें बनाना है 2n या तो 2n + 1 फॉर्म में चेंज करना है इसको। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 6q प्लस ये जो 3 है इसको हम कर लेंगे 2 + 1। अब क्या है, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से क्या ले लेंगे 2, तो यहाँ पे क्या बन गया 3q + 1 + 1, ये हो गया। इसमें से हमने कॉमन ले लिया 2, यहाँ बच गया 3q, यहाँ बच गया 1, तो ये एक बन गया और साइड में बच गया +1। अब ये क्या है, ये तो हो गया 2, ये एक फिर से कोई इंटीजर होगा, इसको हमने यहाँ पे n मान लिया तो 2n हो गया, और ये +1 ये फिर से बन गया 2n + 1 फॉर्म में। इसको अब हम देखते हैं ये किस फॉर्म में चेंज हो रहा है। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं पूरे में से, तो अंदर बच गया 3q + 2,
तो ये तो हो गया 2, और ये पूरा सोल्व करेंगे चाहे q का वैल्यू कुछ भी हो, ये अल्टीमेटली एक आएगा इंटीजर। तो इसको हम मान लेते हैं फिर से n, तो ये फिर से ये 2n फॉर्म में चेंज हो गया। ये किस फॉर्म में चेंज होगा, इन दोनों में से हम कॉमन नहीं ले सकते, तो क्या कर लेंगे 6q प्लस 5 को लिख लेते हैं 4 + 1। अब क्या है, इन दोनों से हम कॉमन ले लेंगे 2, तो यहाँ क्या बच गया 3q प्लस 2, और ये साइड में +1। फिर से ये क्या हो गया 2, और ये एक टर्म फिर से क्या होगा, एक इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर n मान लो, या n या n2 1 n2 n3 कुछ भी मान लो। अगर सपोज कोई ये कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे 3q को n माना था, तो यहाँ पे 3q + 1 को nq माना, तो 3q + n को n1 मान लो, तब भी बात एक ही है, क्योंकि n बोलो या तो n1 बोलो, वो भी एक इंटीजर है, और 2 × 2 इंटीजर के फॉर्म में है, तो वो तो इवन ही होगा। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 2, इस पूरे टर्म को हमने मान लिया n, और यहाँ प्लस आ गया 1। अब क्या हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो ये नंबर और ये नंबर, ये तीनों 2n फॉर्म का है, मतलब ये तीनों इवन नंबर है। और बाकी जो बच गया कौन कौन सा, ब्लैक में इसको लिखते हैं, ये नंबर जो है, और ये नंबर जो है, और ये नंबर जो है 2n + 1 के फॉर्म में है, मीन्स ये तीनों नंबर ऑड नंबर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस बी नो odd numbers are always of 2n + 1 फॉर्म। ऑड नंबर हमेशा इस फॉर्म में होते हैं। अब ऑड नंबर हमेशा इस फॉर्म में होते हैं, इसका मतलब क्या है, सो दिस नंबर एंड दिस नंबर एंड दिस नंबर आर ऑड नंबर। हमने क्या देख लिया, सिंस हम जानते हैं कि ऑड नंबर हमेशा 2n + 1 फॉर्म का होता है, तो यहाँ पे 2n + 1 फॉर्म में किसको हमने कन्वर्ट कर लिया था, एक इसको कन्वर्ट कर पाए हम, और एक इसको कन्वर्ट कर पाए, और एक इसको कन्वर्ट कर पाए। तो ये सो हम क्या कर सकते हैं, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 आर ऑड पॉजिटिव नंबर्स प्रूव्ड। इस तरह से ये नंबर ऑड पॉजिटिव नंबर्स हैं, या कह लो कि ऑड पॉजिटिव नंबर्स इस फॉर्म में हमेशा होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल दे के हम सॉल्व नहीं करते, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हमें जिस चीज़ के बारे में सॉल्व करना है कि ये वो चीज़ है कि नहीं, तो उसके प्रॉपर्टी से हमें मैच कराना पड़ेगा अभी वाले के प्रॉपर्टी को। तो इसके प्रॉपर्टी को हमने मैच करा के देखा, तो ये इवन नंबर के प्रॉपर्टी से मैच कर गया, ये ऑड नंबर के प्रॉपर्टी से मैच किया, ये इवन ये ऑड, ये इवन ये ऑड। तो ऑड नंबर हमेशा इन 3 फॉर्म्स में रह रहा है, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये तीनों नंबर्स जो है ऑड फॉर्म में है, तो ऑड नंबर्स हमेशा इस फॉर्म में होंगे। इस तरह से ये प्रूव होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? तो एक है 616 पीपल का आर्मी कंटिजेंट है, और बैंड है 32 पीपल का। 32 लोगों का बैंड है और 616 लोगों का आर्मी कंटिजेंट है। कंटिजेंट मतलब ग्रुप है उन लोगों का। ठीक है, तो अब क्या है, इन दोनों को इसको इसके पीछे मार्च करना है, तो कितना कॉलम, मैक्सिमम कितना कॉलम में वो लोग मूव कर सकते हैं, ये बताना है। तो एक चीज़ समझने के लिए आगे चल के जब क्वेश्चन कहीं भी आता है, तो क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताएगा कि ये एलसीएम है या एचसीएफ है। सबसे बड़ी बात यही होती है ये समझना कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर जो कहीं बड़ा से बड़ा निकालना हो कि या मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलम, यहाँ क्या है कि मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं, तो मैक्सिमम की बात हो तो वो हो जाता है एचसीएफ, और अगर जो मिनिमम की बात हो तो वो होता है एलसीएम। पहली बात। दूसरी बात, हम जानते हैं, ये तो एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक हो गया समझने के लिए, लेकिन ये हो सकता है 100% हर जगह वर्क ना करे, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन को घुमा दिया, किसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, तो ये नहीं वर्क करेगा। तो एक्चुअल विजुअलाइजेशन होना चाहिए क्वेश्चंस का कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है और हमें किस टाइप का आंसर चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर हम 12 16 दो नंबर लेते हैं,
इसका हम निकालना चाह रहे हैं HCF। तो HCF क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर 12 का या 16 का जो दोनों में कॉमन हो। तो इसका वैल्यू आता है, इसका फैक्टर होता है 1 2 4 और इसका होता है 1 2 4 8 16, इसमें 12 भी है। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होता है, 4, तो 4 हो जाता है HCF। तो एक चीज़ और करो, HCF का वैल्यू क्या है, जिसका HCF निकालना है, या तो यही दोनों में से कोई होगा या तो इससे कम होगा। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू कितना है 4, लेकिन अगर दोनों का LCM हम निकालें 16 और 12 का, तो LCM हमेशा इन दोनों नंबर के बाद का कोई वैल्यू होता है। LCM कौन सा नंबर होता है, LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, LCM ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। उसमें क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, 12 का फैक्टर कौन कौन सा है, जो नंबर 12 को डिवाइड कर देगा, मीन्स 1 2 3 4 6 12, ये सब नंबर इसका क्या है, फैक्टर है। लेकिन इसमें क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, 12 का अगर हम मल्टीपल निकालना चाहें तो वो नंबर जो 12 से डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं मल्टीपल। तो 12 का मल्टीपल क्या क्या होगा, एक तो होगा 12, 24, 36, मतलब 12 के टेबल में इन्फिनाइट तक जितना जाता है सब 12 का मल्टीपल है। 16 का मल्टीपल क्या होगा, 16 के टेबल में जितने नंबर्स आते हैं, अब ये सारे नंबर देखो, 12 से कट जाएगा, 24 12 से कट जाएगा, 36 12 से कट जाएगा, इसलिए ये सब इसका मल्टीपल है। अब 16 का निकालेंगे हम ये मल्टीपल, तो हो जाएगा 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, और इसका क्या हो गया। तो इस तरह से जब हम इसके मल्टीपल्स को लिखते हैं तो वो कौन सा सबसे पहला मल्टीपल ऐसा कौन सा है, लिस्ट। इसके बहुत सारे मल्टीपल्स ऐसे होंगे जो कि दोनों में कॉमन होंगे, जैसे कि देखो एक 48 यहाँ भी है, 48 यहाँ भी है, दोनों में। इसके बाद और भी बहुत सारा मल्टीपल होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो जो सबसे छोटा मल्टीपल है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो है, वो होता है LCM। तो LCM का वैल्यू क्या है, 48 होगा इन दोनों के में। HCF तो कितना आया था, 4, LCM कितना आया, 48। तो LCM जो है हमेशा जो दोनों नंबर होता है उससे बड़ा आता है, HCF का वैल्यू दोनों नंबर से छोटा आता है। अब क्या है, अगर जो 616 लोगों का एक ग्रुप है और 32 लोगों का एक बैंड है, तो इन लोगों को अगर एक साथ मूव करना है आगे पीछे, बैंड के पीछे ये इसको ग्रुप में बांटना है, तो क्या नंबर ऑफ जो बैंड वाले जो पीपल हैं उसमें 32 से ज़्यादा हो सकते हैं, मैक्सिमम 32 ही है, तो 32 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते। जब उससे कम होंगे तो उससे कम का वैल्यू हमेशा HCF में आता है, इसलिए ये HCF होगा। तो इसलिए इसका HCF निकालना है। इस तरह से हम दो मेथड से समझ रहे हैं कि LCM निकालना है कि HCF निकालना है, कैसे पता चलेगा, तो इससे पता चल रहा है कि HCF निकलेगा। ठीक है, अब क्या है, इसको दूसरे ढंग से समझो। पहले हम बात करते हैं 32 की। तो 32 अगर जो लोग आगे चल रहे हैं बैंड में, उसके पीछे जो आर्मी कंटिजेंट है वो चलने वाले हैं, तो इस 32 में क्या होगा, कुछ रो होगा कुछ कॉलम होगा, कॉलम इनटू रो मिला के ही तो चलेंगे, कुछ कॉलम होगा कुछ रो होगा। और 616 में भी क्या होगा, कुछ कॉलम होगा और कुछ रो में चलेंगे। मतलब कि अगर जो ऐसे 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 चल रहे हैं तो ये सारे कॉलम्स हो गए, ऐसे 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 सारे रो हो गए। अगर जो हम ऐसे कह लें कि लोग इस तरह से खड़े हैं, तो इसमें हम कह लेंगे क्या, 3 कॉलम है टोटल और 2 रो है। ठीक है, तो कुछ कॉलम होंगे कुछ रो होंगे। हमें कह रहा है कि कॉलम में हमेशा इक्वल के कॉलम में चलना है, तो मतलब इसका वैल्यू दोनों में सेम होगा और रो का वैल्यू दोनों का अलग होगा। मतलब 32 को अगर हम कॉलम X मान लें तो रो कुछ और होगा बाई 616 के लिए ऐसे ही माने इसका, अगर जो दोनों को सेम नंबर ऑफ कॉलम में चलना है तो इसका भी कॉलम X होगा और ये बाई की जगह पे Z होगा, इसका कुछ और रो इसका कुछ अलग होगा। अब क्या कह रहा है, जो कॉमन नंबर ऑफ रो है जो मैक्सिमम होगा वो निकालना है। तो अगर जो एक किसी नंबर को हम 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड वही चीज़ होता है कि उसको फैक्टर के मल्टीप्लाई करके लिखना होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो x इंटू बाई के फॉर्म में हम 32 को लिखें जिसमें x का वैल्यू मैक्सिमम हो और सेम x का वैल्यू इसमें हो। तो ऐसा हम कब निकालते हैं, कॉमन HCF में। तो इस तरह से भी इसका हम HCF निकालेंगे। तो अब हम दोनों का HCF कैसे निकालते हैं, इस तरह से आपको ये समझ में आ गया कि इन दोनों का निकालना है HCF। ठीक है, और क्या है,
नंबर ऑफ जो कॉलम है वो निकालना है कि कितना नंबर ऑफ कॉलम में वो लोग चलेंगे। तो इसके लिए हम पहले इसको हम 600 इसमें कर लेते हैं, डिवीजन मेथड से, जो नॉर्मल मेथड है उससे कर लेते हैं। एक बार में हो गया 32, डिवाइड कर रहे हैं, ये हो गया 9, ये हो गया 2, इस पे 6 आ गया, 9 टाइम्स लगेगा, दोनों 9 2 18, इतना बार में लग गया, ये हो गया इतना, ये हो गया 0, ये हो गया 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 616 में 32 से डिवाइड किए तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 8। जब हम जानते हैं कि एचसीएफ निकालना होता है जहाँ रिमाइंडर फाइनल आ जाए वहाँ पे क्या करते हैं, रिमाइंडर को हम बना लेते हैं डिवाइजर, और जो पहले जो डिवाइजर था उसको बना लेते हैं डिविडेंड। अब ये क्या हो गया, 4 टाइम्स में हो गया 32, अब आ गया 0। रिमाइंडर जहाँ पे 0 हो जाता है वहाँ पे जो आंसर वहाँ पे जो डिवाइजर होता है वो हमारा होता है एचसीएफ। तो ये है हमारा डिवाइजर 8, ये है एचसीएफ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लगाना है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, जो बड़ा नंबर है 616, इसको क्या कर लेंगे 32 इंटू कितना टाइम्स में आ रहा था, 19 टाइम्स में। पहली बार हम क्या लिखेंगे, इस पहले बार में जैसा कि हम अभी पहले सीखे थे कि किसको पहले लिखना है, तो इसको पहली बार में लिखेंगे, सेकेंड टाइम में इसको लिखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा 32 इंटू 19 प्लस 8। अब क्या है, R 0 नहीं है तो अगेन अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। अब क्या है, R हो गया 0, तो HCF कितना हो गया हमारा, यहाँ पे जो HCF 0 हो गया तो यहाँ पे जो डिवाइजर था 8, ये हो गया हमारा HCF। अब देखो ये चीज़ तो हो गया, हमारे पास आंसर तो आ गया कि हाँ 8 कॉलम में चलेंगे वो। अब क्या है, ये मैक्सिमम कितने कॉलम में वो लोग चल सकते हैं ये तो हमें 8 पता चल गया, लेकिन अब इस चीज़ को समझो, अगर ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था आपकी क्लास में तो इसका आंसर आ गया 8, लेकिन जब आप कंपटीशन में जाओगे तो बहुत बार क्या है कि जो कॉमन नंबर ऑफ कॉलम है वो तो 8 आ गया, लेकिन उसमें पूछ देगा नंबर ऑफ रो कितना होगा फाइनली। ठीक है, जब वो टोटल चल रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ रो कितना बनेगा। यहाँ तो हो गया कि कॉमन 8 रो में चलेंगे, मतलब क्या हुआ, इसको समझो फाइनल वो कैसे चल रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कॉलम नीचे की तरफ बन रहा है, ये सीधा सीधा इस तरह से कॉलम बना रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, 8 बैंड वाले हो गए, उसके पीछे फिर से 8 ही रहेंगे बैंड वाले, इस तरह से कितना 32, तो 4 रो इसका बन जाएगा बैंड वाले का। कॉलम तो 8 है, 8 कॉलम में चल रहे हैं। अब इसी तरह से इन्हीं के पीछे 8 के कॉलम में चलेंगे 616 आर्मी वाले। तो वो कैसे चलेंगे, अब ब्लू वाले को हमने मान लिया था कि ये हैं बैंड वाले, उसके पीछे ये हो गए आर्मी वाले, इस तरह से चलेंगे वो। आर्मी वाले कितने हैं, 616 हैं, हर रो में 8 हैं, तो इस तरह से बहुत बड़ा रो बन जाएगा, लेकिन उसमें कॉलम का संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होगा। ठीक है, इस तरह से ये चलेंगे। अब क्या अगर पूछ दिया कि नंबर ऑफ रो टोटल, तो कॉलम तो 8 ही हो गए जो 8 कॉलम में चल रहे हैं, लेकिन रो कितने हो गए, रो अगर जानना होगा तो इसमें क्या हो गया, 4 रोज हो गए किसके, बैंड वाले के, और 8 के ही कॉलम में चल रहे हैं, तो इसमें हम डिवाइड कर लेंगे 8 से, टोटल 77। इसमें हम 8 से डिवाइड कर लिए क्योंकि 8 के कॉलम में चल रहे हैं, तो 77 रो इसके होंगे आर्मी वाले के, और 4 रो इसके होंगे, तो टोटल 81 रोज में ये लोग चलेंगे। और कॉलम क्या हो गया, जो एचसीएफ हमारा निकल गया, यहीं पे हमारा कॉलम आंसर आ गया था। ठीक है, इस तरह से एग्जैक्ट आपके माइंड में विजुअल होना चाहिए क्वेश्चन का, कि आखिर क्वेश्चन अगर हम बना रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, आखिर वो हो क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह क्या रहा है, कैसे चलना चाहिए था। तो इस तरह से अपना ये 3rd क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे 4th क्वेश्चन। आई होप किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, ऐसे कोई नहीं बता रहा है आपको इस तरह से यूट्यूब पे, तो आप लोगों को चाहिए कि कोई भी अभी पूरा साल आपको देना है किसी टीचर के पीछे, तो आपको चाहिए कि पहले हम देख लें कि किसके पीछे जाना है या किसको सुनना है। तो सेम चैप्टर में 2-4 टीचर्स को आप देख लो
किससे आप सबसे अच्छे से समझ रहे हैं। टीचर कोई ख़राब नहीं है, लेकिन आप हो सकता है कि किसी के लिए कोई और टीचर बहुत अच्छे हों, उनसे वो आसानी से समझ रहा हो और आप किसी और के पास अच्छे से समझें। इसलिए 2-3 टीचर्स के वीडियो देखने चाहिए आपको, और जिनके पास आपको सबसे अच्छे से समझ में आता है उसके पास आपको लगातार फॉलो करना चाहिए। अब हम देखते हैं 4th क्वेश्चन। फोर्थ में क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। किसी भी इंटीजर का स्क्वायर जो होता है, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होता है 3m और 3m+1 के फॉर्म का होता है, 3m+1 के फॉर्म का होता है, ये शो करना है। तो इसमें क्या है, अब फिर से एग्जाम्पल लेके नहीं देखना है, ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो इसमें फिर से हम 2 नंबर मान लेंगे, लेट ए एंड बी के जगह पे मान लेंगे 3 आर 2 इंटीजर्स। ए और बी क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में ए और बी 2 नंबर्स होते हैं जिसको हम यूनिक कोसेंट और यूनिक रिमाइंडर के साथ लिखते हैं। तो अगर जो हम इस तरह से ए और बी को 3 मान लें तो हम ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब क्या है, रिमाइंडर का वैल्यू क्या है, वो क्या क्या होगा ये हमें देखना है, इस फॉर्म में लिखना है। लेकिन r का वैल्यू क्या है, सिंस b इक्वल टू 3 माना है तो b से कम होना चाहिए और 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास टोटल क्या क्या नंबर बन जाएगा, ये हमने कैसे लिखा, इस फॉर्म में हमें लिखना है a इक्वल टू 3q प्लस r के फॉर्म में लिखना है। लेकिन r का वैल्यू हमेशा डिवाइजर से कम होता है, इसलिए 3 से कम होगा और 0 से के इक्वल या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो हम a इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू क्यू प्लस r के जगह पे हम पहले 0 लिख सकते हैं, फिर एक इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू क्यू प्लस r इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, फिर a इक्वल टू 3 इंटू क्यू प्लस r इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। और फोर्थ इक्वेशन हम नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम r+2 लिखेंगे, सॉरी r+3 हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा डिवाइजर से कम होता है। इसलिए हमारे पास टोटल 3 तरह के इक्वेशन बन सकते हैं। अब क्या कह रहा है, इस तरह के हमारे पास इक्वेशन बन रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्क्वायर हमेशा इस फॉर्म में होगा, ये शो करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अब क्या सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर अगर हम निकालेंगे फर्स्ट वाले केस में, ठीक है, फर्स्ट केस अपने पास 3 केस बन गया, ये फर्स्ट केस बन गया और ये सेकंड केस बन गया और ये थर्ड केस बन गया। 3 तरह के केस बन सकते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, ए स्क्वायर अगर हम ए का निकालें तो क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 9q स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 3। अब इसके बाद हम किसी और फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें शो करना है कि इस फॉर्म में होता है, तो इस फॉर्म में हम लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो 9q में हम 3 को कॉमन ले, इसमें 9q से 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 3 इस 3 को रहने दिया और 3q स्क्वायर को हमने मान लिया कि अब q एक क्या है, q एक कोसेंट यूनिक इंटीजर होता है। q और r दोनों यूनिक नंबर्स होते हैं, दोनों इंटीजर्स होते हैं, तो 3q स्क्वायर भी एक नंबर होगा। सपोज हम उस नंबर को मान लेते हैं m, तो 3m फॉर्म का हो गया ये, ठीक है। सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab क्या हो जाएगा 2 इंटू 3q प्लस इंटू 1, 6q हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इसमें से हम क्या करेंगे, हमें चाहिए 3m या 3m+1 के फॉर्म का होता है, तो ये तो 3m फॉर्म का नहीं बन सकता, 3m+1 के फॉर्म का ये बन सकता है। तो इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा इन दोनों में से 3q स्क्वायर इसमें बच जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा, सॉरी 2q बच जाएगा और ये प्लस राइट साइड में प्लस 1 बच जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अगर q एक यूनिक नंबर है तो इस टोटल नंबर का वैल्यू भी एक इंटीजर होगा। सपोज q का वैल्यू हम कुछ भी रख लेते, 2 रख लेते, तो क्या हो जाता 2 2 जा 4 और ये क्या हो जाता 2 2 जा 4 3 जा 12 और
4 16, तो ये भी एक इंटीजर बनता। तो ये कुछ भी बने, इसको हम फिर से एक मान लेते हैं इंटीजर, तो इसको हम बोल सकते हैं 3, इसको पूरे को अगर हम m मान लें तो 3m+1 फॉर्म हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या हो गया, 3m के फॉर्म में आया, सेकेंड केस में क्या है, 3m+1 के फॉर्म में आ रहा है। ये अभी हम 2 का ही चेक किए हैं, अभी हम थर्ड में चेक करते हैं। थर्ड केस, थर्ड केस में क्या है, a = 3q + 2 है, तो a² अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 3q + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, 9q², 2ab, 2 2 जा 4 3 जा 12q + 4, इतना हो गया। अब क्या है, हमें इसको या तो इस फॉर्म में चेंज करना है या तो इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करना है कि इस फॉर्म में किस में भी आ रहा है। तो इसमें से हम क्या देख रहे हैं, ये इसमें ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये 4 है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे 3 के मल्टीपल में। तो 9q² + 12q + 4 को लिख सकते हैं 3 + 1। अब क्या है, ये तीनों हो गया, इसमें से 3 कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया, 3q² + 4q + 1 प्लस ये साइड वाला 1। अब ये फिर से एक इंटीजर ही अल्टीमेटली होगा क्योंकि q एक इंटीजर है, तो ये फिर से हो गया 3m और ये हो गया 1। तो हम तीनों केस से क्या देख रहे हैं कि स्क्वायर जो है, यहाँ भी स्क्वायर निकाला, यहाँ भी निकाला और यहाँ भी निकाला, स्क्वायर हमेशा या तो 3m फॉर्म का आ रहा है, 3m+1 फॉर्म का आ रहा है, यहाँ भी 3m+1 फॉर्म का आया। So from case 1, 2 and 3 we can clearly see that the square is always in the form of, या तो इस फॉर्म में है 3m के फॉर्म में है या 3m+1 के फॉर्म में है। So from case 1, 2 and 3 we clearly see that क्या है, a square is always in 3m और 3m+1 फॉर्म। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्क्वायर हमेशा या तो 3m फॉर्म में आ रहा है या तो 3m+1 फॉर्म में आ रहा है। कैसे, यहाँ पे स्क्वायर किया था फर्स्ट केस में, केस 3 ही केस बन रहा है, यहाँ पे केस 3 बन रहा है, और फर्स्ट केस में 3m आ रहा है, सेकंड केस में 3m+1 फॉर्म, थर्ड केस में 3m+1 फॉर्म में आ रहा है। इस तरह से अपना फोर्थ क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। किसी भी इंटीजर का क्यूब जो है हमेशा 9m, 9m+1 और 9m+8 फॉर्म का होगा। तो क्या है, हमें किस किस फॉर्म में हमें लाना है, या तो 9m फॉर्म में होगा, या 9m+1 के फॉर्म में होगा, या 9m+8 के फॉर्म में होगा। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, लेट a बी एन इंटीजर, a एक इंटीजर है एंड b = हम मान लेते हैं यहाँ पे 3। अब कोई सोचेगा कि b = 3 क्यों मान रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तो b = 3 हम इसलिए मान रहे हैं कि हमें क्या करना है, इक्वेशन का क्यूब करना है, और b का वैल्यू जितना होगा उससे r का वैल्यू कम होता है। तो b का वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो r का वैल्यू कितना तक लिख सकते हैं, 0, 1 और 2 रख सकते हैं रिमाइंडर का वैल्यू। और जब रिमाइंडर का वैल्यू 2 रखेंगे तो उसका क्यूब कितना आएगा, 8। इसलिए b का वैल्यू हम 3 मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम b = 3 मानेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, a = 3q + r के फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा इक्वेशन, पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने के लिए, और r का वैल्यू होना चाहिए 3 से कम और 0 के इक्वल या इससे ज़्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन होगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसलिए a = हमारे पास बन सकता है 3q + 0, दूसरा बन सकता है 3q + 1, या बन सकता है 3q + 2। ये 3 कंडीशन अपने पास बनेगा। अगर जो b हम 0 मानते हैं तो ये हम मान लेते हैं केस 1, ये केस 2 है और केस 3 है।
अब हम तीनों को सोल्व करते हैं। नाउ फॉर केस 1 ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3q का स्क्वायर, सॉरी क्यूब निकालना है। ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका क्यूब निकालना है। तो 3q का क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 27q का क्यूब। ठीक है, ये हो गया 27q का क्यूब। अब क्या है, हमें किस फॉर्म में लिखा इसको शो करना है, 9m या 9m+1 या 9m+8 इस फॉर्म में सोल्व करना है। तो इसमें से हम 9 कॉमन निकाल लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3q का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब क्या है 3q क्यूब को अगर जो हम मान ले m, तो ये क्या बन जाएगा 9m, इतना इक्वल टू 9m, क्यों 9m हो गया ये, बिकॉज बी लेट 3q क्यूब इक्वल टू m। अगर हम 3q क्यूब को m मान लें तो ये बन गया 9m। अब हम क्या निकालेंगे, नाउ फॉर केस 2 के लिए क्या बन जाएगा, ए क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे केस 2 में 3q + 1 का होल क्यूब होगा, 3q + 1 का होल क्यूब। ये कितना होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² प्लस 3ab² इसका फॉर्मूला है। तो ए क्यू कितना हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 3a² भी 3a² 27, फिर से ये हो गया 27q² प्लस 3ab² 339, ये हो गया 9q प्लस bq इक्वल टू +1, ये हो गया इतना। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, ये इन तीनों में 9 कॉमन है, तो फिर इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे। अगर 9 कॉमन ले लेंगे इन तीनों में से, 1 में से नहीं लेंगे क्योंकि इसमें तो 3 है ही नहीं, तो इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस 1। अब यहाँ पे हम फिर से क्या देख रहे हैं, अगर हम अंदर वाले टर्म को इसके बाद हम लिखेंगे लेट 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस 1 इक्वल टू m। अगर हम इसको m मान लें तो ये फॉर्म क्या बन जाएगा, लेट ये क्या है 3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस 1 इक्वल टू m। अगर ऐसा हम मान लें तो क्या हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया 9m + 1। ये 9m + 1 फॉर्म आ गया। फर्स्ट में क्या आ गया था, फर्स्ट में आया था 9m फॉर्म का, सेकेंड में आ गया हमारा 9m + 1 फॉर्म का। अब हम थर्ड के लिए चेक करेंगे केस 3। केस 3 में क्या है हमारा a इक्वल टू 3q + 2 है, तो a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q + 2 का स्क्वायर का होल क्यूब। इसका वैल्यू क्या हो गया 27q का क्यूब प्लस 3a² भी 27 54 हो गया q² प्लस 3ab² 9 हो जा 36 q हो गया प्लस bq 8 हो गया। अब इसमें से क्या है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से इन तीनों में से हम 9 कॉमन ले लेंगे 9, तो ये क्या बच गया 3q का क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8। अब अगर ऐसा हमारे पास आ गया तो हम इसको फिर से मान लेंगे कि m, ये m है, लेट 3q का क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q इक्वल टू m। सो अगर इसको हम m मान लें तो ये क्या बन गया 9m + 8। इस तरह से ये बन गया हमारे पास 9m + 8। तो अब हम क्या लिखेंगे, सो फ्रॉम
from equation, so we can clearly see that cube of any positive number is always in the form of 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. So we can see that cube of a positive number is 9m, 9m plus 1, 9m plus 8. So positive number is of this form. इन तीनों फॉर्म में ये नंबर है, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।